अच्छा, सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी है डॉकर से पहले कि डॉकर क्यों बना है। सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी है वो ये है कि व्हाट इज इंटरनेट। किसी को आइडिया है कि व्हाट इज इंटरनेट? जी। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, इंटरनेट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक नेटवर्क है जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं कि इंटरनेट इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ये है कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट करके डाटा एक दूसरे को ट्रांसफर कर। अब वो डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल के साथ एक डाटा केबल लगा लेते हैं और मोबाइल से लैपटॉप या लैपटॉप से मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करते हैं। या अगर किसी ने कोई पुराने सिस्टम चलाया है या पुराने मोबाइल चलाया है तो वो ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग सॉन्ग या वीडियोज या इमेजेस एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होते थे। अभी एक तो वो डिफरेंट एप्लीकेशंस आ गई हैं, शेयर इट करके, शेयर बाय शेयर है। इस तकरीबन हर कंपनी ने अपना शेयर निकाला हुआ है कि हम अब इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरनेट एक रास्ता है जिसके थ्रू हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा भेजते हैं। अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा भेजने की जरूरत क्यों पेश है? हम लोग एक ही सिस्टम में सारा डाटा क्यों नहीं रख लेते, या एक ही सिस्टम में सारा का सारा काम क्यों नहीं कर लेते? ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे मैंने अपने सिस्टम में कोड किया, कोड हम लोगों ने किया, प्रोजेक्ट बन गया। अब वो प्रोजेक्ट का कोड मेरे इस सिस्टम में है। अब मुझे अगर ये कोड मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है बाकी सारे भी यूज कर सकें, तो वो एप्लीकेशन चल रही है उस कोड के थ्रू। अब वो कोड मुझे आप लोगों को भेजें ताकि आप उस कोड को यूज करते हुए एप्लीकेशन चला सकें। अब वो कोड कैसे भेज सकते हैं? या तो मैं वो वायर के थ्रू कनेक्ट करूंगा, जैसे मोबाइल में डाटा भेज दूंगा, या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके डाटा भेज दूंगा। यानी कि मुझे कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए दरमियान में जिसके थ्रू मैं आपके सिस्टम तक डाटा भेजूँ या कोड भेजूँ, ताकि आपको कोड या वो एप्लीकेशन चला सके। अगर आपकी मशीन में वो डाटा या वो कोड नहीं आ रहा, इसका मतलब कि वो आप एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि भाई मैंने दराज से एप्लीकेशन, सॉरी, प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करनी, तो आप वो एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर सकते अपने फ़ोन पे ना। आप प्ले स्टोर से क्या करते हो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कोड जो कि उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज हुआ है वो उस ऐप के फॉर्मेट में अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते वक्त जैसे भी हम लोगों ने देखा कि वायर के थ्रू कर सकते हैं या ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ब्लूटूथ के थ्रू मैं फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप से इस फ़ोन के अंदर एक मूवी शेयर कर, किसी भी एक एक्टर की बॉलीवुड मूवी शेयर कर रहा हूँ। तो मूवी शेयर करते करते हुआ ये कि मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई और लैपटॉप बंद हो गया। अब एग्जैक्टली क्या हो? मूवी शेयर कर रहा था, दरमियान में लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, लैपटॉप बंद हो गया। मूवी शेयर हो रही थी तो दरमियान में वो जो सिग्नल है वो ड्रॉप हो जाएंगे और मूवी आधी इधर चली जाएगी और वो फेल हो जाएगी। यानी वो फाइल कहने के अनरिकग्नाइजेबल होगी, वो ओपन नहीं हो सकती। इसी तरह से हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हुए भी अक्सर हमें नजर आता है कि एंड पर जाके वो बाज होगा या डाउनलोड के दरमियान कहीं हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो हमारी मूवी या जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो फाइल करप्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो 24 घंटे ऑन रहे, ताकि यूजर जब मर्जी आए मेरी एप्लीकेशन को यूज कर सके। क्योंकि ऐसे है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट बनाई है,
मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट गिटहब भी बना, अब गिटहब के ऊपर आप सबने कोड अपलोड करना है, अपनी रेपोजिटरी बना के पब्लिश करनी है। रेपोजिटरी बना के पब्लिश करने का मतलब है कि आप मुझे अपने कंप्यूटर से गिटहब के ऊपर डाटा अपलोड कर, अब जब आपके कंप्यूटर से गिटहब के ऊपर डाटा आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों कंप्यूटर्स का ऑन होना जरूरी है। एक कंप्यूटर भी ऑफ होगा, सिग्नल ब्रेक और वो नहीं आएंगे, सिग्नल डाटा नहीं आएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब इसका मतलब है कि मुझे 24 घंटे ये ऑन रखना, कि मुझे नहीं पता कि आप किस वक्त बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, या मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये सुबह 10 से रात 10 बजे तक आप इसके ऊपर चीज़ अपलोड कर सकते हो, रात 10 के बाद चीज़ अपलोड करोगे तो वो फेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। चंद एक फिजिकल बिजनेसेस हैं जिनके साथ ऐसा है, कोई रेस्टोरेंट है तो फूड पार्टनर की टाइमिंग है, तो उसके बाद आप ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आप चला सकते हो, फूड पांडा आप रात को 3 बजे भी चला सकते हो, बजट टाइम भी चला सकते हो। फूड पांडा एप्लीकेशन चलाने में हर्ज नहीं है। ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। इसका मतलब है फूड पांडा है वो किसी ना किसी ऐसी जगह से लिंक है जो 24 घंटे ऑन। अच्छा 24 घंटे ऑन तो है, चूंकि नेटवर्क के थ्रू डाटा, तो नेटवर्क भी हमारा ऑन रहना चाहिए। जैसे इंटरनेट से मैं मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ, दरमियान में मेरा इंटरनेट बंद हो गया तो मूवी वाली फाइल तो करप्ट हो जाएगी। अब क्या मूवी वाली फाइल मेरे सिस्टम में करप्ट होगी कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड करप्ट हो जाएगी? मेरे सिस्टम में क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम का इंटरनेट क्रैश है। अगर जिस वेबसाइट से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उसका इंटरनेट क्रैश कर गया, जब वो उसका सर्वर डाउन हो गया किसी वजह से, तो इसका मतलब है कि वो जितने लोग डाउनलोड कर रहे थे सबके लिए क्रैश हो गया। ऐसे ही है ना कि अगर मैं इस सिस्टम से इसमें ब्लूटूथ से कोई फाइल कर रहा हूँ, अगर इसके सिग्नल ड्रॉप हो गए तब भी मूवी नहीं जा सकती, और अगर इस सिस्टम के सिग्नल ड्रॉप हो गए तब भी मूवी नहीं जा सकती। इसी तरह इंटरनेट है कि अगर इस सिस्टम के सिग्नल ड्रॉप हो गए तब भी मूवी नहीं जाएगी, इस सिस्टम के सिग्नल ड्रॉप हो गए तब भी मूवी नहीं एक जगह से दूसरी। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज की 3 स्टेज है कि जब मैं मैसेज सेंड करता हूँ, सेंड करते साथ ही एक छोटा क्लॉक का सिंबल आ जाता है कि अभी सेंड हो रहा है, आपके सिस्टम से सेंड नहीं हुआ। फिर एक सिंगल टिक आता है कि आपके सिस्टम से चला गया, अगले बंदे के मोबाइल या सिस्टम पर नहीं पहुंचा। फिर डबल टिक होता है कि भाई अगले बंदे का सिस्टम का नेटवर्क ऑन हो गया है, या वो मोबाइल फोन ऑन हो गया और अब उस मोबाइल तक या उस सिस्टम तक मैसेज रीच या पहुंच गया, रीच आउट हो। तो पहले आपके सिस्टम से निकलेगा, उस मेन के थ्रू डाटा ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और फिर अगले सिस्टम में पहुंचे। इसी तरह हमारी एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। हमारी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती हैं कि हम किसी न किसी एक कंप्यूटर के ऊपर अपने सिस्टम को रख देते, अपनी एप्लीकेशन को रख देते हैं जो 24 घंटे ऑन रहता है, और उसका जो इंटरनेट है वो 24 घंटे अप रहता है। इसीलिए हम लोग जब मर्जी चीज सर्च करते हैं उसी वक्त हमें रिस्पॉन्स आता है। अगर उस मशीन का सर्वर डाउन है तो हमें डाटा नहीं मिलेगा। जैसे अक्सर फेसबुक का डाटा डाउन, सर्वर डाउन हो जाता है, अक्सर तो नहीं होता, कभी कभार अगर फेसबुक का सर्वर डाउन हो जाए तो हमें फेसबुक से हमारा डाटा नहीं मिल रहा। वो इसीलिए क्यों? क्योंकि भाई दोनों मशीनों का ऑन होना, दोनों मशीनों का इंटरनेट होना, दोनों चीजें जरूरी। अब एक मशीन है, कोई भी एक मशीन ले लेते हैं, अगर सिस्टम की बात नहीं करें, जो 24 घंटे चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो मशीन हीटअप ही होगी। अब जब मशीन हीटअप हो रही है तो उसको कूल भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि हमें उसके लिए कोई कूलिंग सिस्टम भी अरेंज करना पड़ेगा। अब जो कूलिंग सिस्टम है वो कूलिंग सिस्टम में एयर कंडीशन आ जाते हैं या एयर कूलर आ जाते हैं, तो मोस्टली हम लोग एयर कंडीशन ही यूज कर रहे हो। तो अब
जो हमारी वेबसाइट जिस भी कंप्यूटर में पड़ी है, उसके लिए हमारे सर पे 3 जिम्मेदार हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले वो बंद नहीं होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे पूरी रहनी चाहिए। 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, वो कभी बंद नहीं हो सकती। फिर उसके बाद उसका इंटरनेट कभी बंद नहीं होना चाहिए। वो मशीन हीटअप नहीं होनी चाहिए, अगर हीटअप होगी तो वो खराब हो जाएगी। ये मशीन है, अगर कोई मशीन 24 घंटे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, वो हीटअप हो जाती है। वाटर पंप की भी एग्जांपल लें, अगर वो 24 घंटे उसको हम चलाएं तो हीटअप हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये एयर कंडीशंस लगे हैं, ये हम लोग 24 घंटे नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि ये भी मशीन है, ये खराब हो जाएगी, तो हमें उसको एयर कंडीशन सेटअप पे दे। तो पाकिस्तानी ये मतलब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे सेटअप बनाना और उसको सिक्योर करना। अच्छा, फिर इस मशीन की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है कि कोई इस मशीन को हैक ना कर ले। अगर मशीन हैक कर ली इसने, जहाँ से डाटा मेरी एप्लीकेशन में जा रहा है, और उसने इस कोड को चेंज कर दिया, तब भी प्रॉब्लम है। चौथा ये कि मुझे इसको सिक्योर भी करना है। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, अब यार जैसे जैसे हम लोगों ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, एप्लीकेशंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फोटोशॉप करके एक एप्लीकेशन है, सब लोग यूज़ करते हैं, जो भी डेवलपर हैं, सॉरी डिज़ाइनर्स हैं या फोटो एडिटर हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ सर्च कर रहा हूँ, फोटोशॉप मिनिमम सिस्टम। अच्छा, मैं बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चंद एक चीज़ों के ऊपर जहाँ पे हमें जो जो चीज़ें हमें समझ आएंगी। कि मिनिमम हमारे पास विंडो 10 होना चाहिए हमारे सिस्टम। मिनिमम हमारे सिस्टम की जो रैम है वो 8 GB हो, और इतनी हार्ड डिस्क फ्री हो, 4 GB मिनिमम। ये एक फोटोशॉप यूज़र के लिए, एक फोटोशॉप यूज़र के लिए 8 GB रैम और 4 GB हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर अगर 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोगों के लिए कितनी हार्ड डिस्क और कितनी रैम चाहिए होगी? 800 GB रैम और 800 GB, सॉरी 400 GB हार्ड डिस्क। अब चूंकि फोटोशॉप आप लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते, लेकिन वेबसाइट के सिलसिले में ऐसा नहीं। चैट जीपीटी अब हमने अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं की, वो हमारी हार्ड डिस्क कवर नहीं करती। हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, chatgpt.com लिखते हैं, तो इसी के अंदर ओपन करते हैं। इसका मतलब है कि ये जितना भी डाटा चैट जीपीटी लेके आ रहा है, वो किसी एक ऐसी एप्लीक ये किसी एक ऐसे सिस्टम से लेके आ रहा है जहाँ पे बार बार उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब चैट जीपीटी का डाटा सारा का सारा किसी एक कंप्यूटर पे पड़ा। फोटोशॉप ने क्या किया है कि वो कोड उठा के आप सबको में तकसीम कर रहा है। चैट जीपीटी कोड नहीं आपको दे, चैट जीपीटी कहता है कि भाई तुम लोग रिक्वेस्ट करो, मेरे सिस्टम पे कोड चलेगा और मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा। मेरे पास सवाल आएगा, मेरा सिस्टम जो भी मेरा कंप्यूटर है वो उसको वेरीफाई करेगा, जो भी उसके ऊपर कोड है या कोई भी इंटरप्रिटेशन है वो एग्जीक्यूट करेगा, जो रिस्पॉन्स आएगा मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हें नजर आ जाए। तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे सिस्टम के कितने रिसोर्सेज यूज हों। बस तुम्हारे सिस्टम पे क्रोम चलना चाहिए और इंटरनेट चले। अब इसका मतलब है कि अगर चैट जीपीटी और फोटोशॉप के मिनिमम यूजेस सेम है,
फोटोशॉप। अब फोटोशॉप क्या करता है, एक डाउनलोडेबल फाइल दे देता है। अब वो डाउनलोडेबल फाइल हम लोग सारे अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री, फोर एंड सो ऑन। 100 यूजर्स ने इंस्टॉल कर लिया। अब उन 100 यूजर्स की 4 4 GB हार्ड डिस्क और 8 8 GB रैम, क्योंकि डाउनलोडेबल फाइल हर किसी सिस्टम के अंदर अलग 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 पड़ी। ChatGPT कहता है कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना। ये वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, वेबसाइट कहती है नहीं, ऐसे करना चाहिए। मैं एक ही एप्लीकेशन के ऊपर मेरा सारा का सारा कोड होगा, सारे उसी सिस्टम के ऊपर। ये एक सिस्टम मैंने बना दिया, ये एक मशीन है। वेबसाइट क्या कहती है कि एक ही मशीन के ऊपर सारा का सारा कोड पड़ा होगा, सारे उसी के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे और सारों को वहीं से रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी को अलग अलग डाउनलोडेबल फाइल नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब है कि अगर चैट जीपीटी, मैं वेबसाइट की जगह एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चैट जीपीटी और फोटोशॉप की यूजेज सेम है और दोनों के ऊपर 100 यूजर है, तो दोनों के लिए 400 GB हार्ड डिस्क और 800 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए। इस बात में किसी को कोई शक है? अब फोटोशॉप ने चूंकि एक एक बंदे को डाउनलोडेबल फाइल दे दी, तो हर बंदे की इंडिविजुअल 4 GB हार्ड डिस्क और 8 GB रैम चाहिए। चैट जीपीटी ने इंडिविजुअल नहीं दी, तो इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, समअप करना पड़ेगा, क्योंकि 400 GB हार्ड डिस्क और 800 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, ये जो मशीन है ना चैट जीपीटी की, वो इसको इतना बड़ा बनाए, इसमें हजारों जीबी रैम लगाएगा, हजारों जीबी हार्ड डिस्क लगाएगा। इस मशीन के अंदर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, 24 घंटे इंटरनेट प्रोवाइड करे, 24 घंटे सिक्योर करेगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 400 GB हार्ड है और 800 GB रैम, तो कितने यूजर्स के लिए सफिशियंट है? 100 यूजर्स के लिए। अगर 200 यूजर आ गए, सिस्टम बंद होने की एक सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे बोर्ड की वेबसाइट्स। जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आता है, वो वेबसाइट इसीलिए क्रैश करती है क्योंकि उनको जो हम लोगों ने मैनेज किया हुआ है, वो थोड़े यूजर्स के लिए मैनेज किया। बोर्ड का जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन ज़्यादा यूजर्स आ जाते हैं कैपेसिटी से, सर्वर डाउन हो जाता है और हमारा जो रिजल्ट है वो देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये जो मशीन है ना, जो सेंट्रलाइज मशीन होती है, जो कंपनी अपने पास रखती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, इस मशीन का नाम होता है सर्वर। सर्वर की मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि सर्वर कितनी बड़ी मशीन होती है। गूगल डाटा, अब ये जो रैक बने नजर आ रहे हैं जिनमें तारे तूने लगे हुए, दिस इज सीपीयू। तो हमारा, जब हम लोग कंप्यूटर चलाते थे तो उसमें एक डब्बा होता था ना सीपीयू, जिसके अंदर हमारी रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह होती थी, सीडी रोम होता। तो ये वो है। कितना बड़ा सीपीयू है, एक सीपीयू, आप हिसाब लगा लें कि एक ह्यूमन की हाइट से तकरीबन डबल।
इमेजिन किया जा सकता है, साफ नजर आ रहा है। और ये सारा पीछे तक, जहां तक नजर जा रही है वो पीछे दीवार, ये सारा सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क है, रैम है, जीपीयूज हैं, मदरबोर्ड्स हैं, यानी जो जो प्रोसेसिंग के लिए चीजें यूज होती हैं। लाखों जीबी रैम है, लाखों जीबी हार्ड, और ये 24 घंटे ऑन है, एयर कंडीशन सिस्टम। कितने बड़े हैं, अब यहाँ से हमें इतना तो अंदाजा हो गया कि सिस्टम कितना पावरफुल हो, क्योंकि हम लोग लेके आते हैं कि ये जो हमारे लैपटॉप्स हैं वो इतनी प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, अगर इतना बड़ा सिस्टम लेके आए तो वो कितनी प्रोसेसिंग कर पाएंगे। चलिए, मुझे एच डी फॉर्मेट में नहीं मिल रही। अच्छा, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा, ये सारे के सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर अप करने के लिए। और ये दो बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग ये और एक ये, इन दोनों पूरी बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे डाटा सेंटर, मतलब ऐसे सिस्टम्स ही पड़े, अंदर हार्ड डिस्क हैं, रैम्स हैं, इतने इतने हैवी सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, चूंकि गूगल के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा है, इसलिए उसको इतने हैवी रिसोर्सेज चाहिए। वरना हम लोग कैलकुलेट कर लेते, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया कि भाई मेरी एप्लीकेशन पे 100 यूज़र आएंगे तो मैंने इतना कर दिया, 200 यूज़र आएंगे इस तरह कर। बोर्ड वाले भी जितने के एडमिशन हुए हैं, बोर्ड वाले इसको मेजर कर सकते हैं ना, कि जितने बच्चों का उन्होंने एग्जाम लिया है उस लिहाज से अपने सर्वर को मॉडिफाई कर लें। तो अगर उनको पता है कि जी हमने 10,000 बच्चे का एग्जाम लिया है, तो 10,000 के हिसाब से मॉडिफाई कर लें। नहीं कर रहे, वो उनका अपना कोई जो भी इशू है, कोई बजट का है या जो भी है, वो अब गवर्नमेंट लेवल पर जो भी इशू। अब इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है कि हम वेबसाइट के थ्रू इनपुट देते हैं, तो इस सर्वर के पास जाता है, वो इसके ऊपर सारी की सारी जितनी भी परफॉर्मेंस है, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस है या जो भी परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करता है और एक रिस्पॉन्स भेज देता है, और वो हमें शो होता है वेबसाइट पर या मोबाइल एप्लीकेशन। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गए कि सर, कंपनी सर्वर बनाती ही क्यों, कि जब इतना बड़ा सिस्टम बनाना है तो एक्सपेंस भी बहुत आ रहा है। इससे अच्छा तो फोटोशॉप नहीं है, वो हमें डाउनलोड करने के लिए देता है, हमारे रिसोर्स यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन है ना, कि फोटोशॉप हमें दे देता है डाउनलोड करके, हमारे सिस्टम के रिसोर्स यूज हो रहे हैं। फोटोशॉप फ्री बैठा है, या एडोब की कंपनी फ्री बैठी है, वो अपने रिसोर्स लगा ही नहीं रही। वो फोटोशॉप के जो भी पेमेंट वाला मेथड है वो उसको बेच के पैसा कमा रही है। चैट जीपीटी या गूगल को क्या सर करता है, वो इतना खर्चा कर रहे हैं। वैलिड क्वेश्चन। तो मैंने जैसे भी आपको दिखाया, अब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी दोनों तरह से होती है। एक फिजिकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ पर मेंटेनेंस करने के लिए बंदे फिर रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम खराब हो जाता है, वो गर्म ना भी हो वो वैसे चल चल के खराब हो गया। फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कोई काम है या जो भी है, जैसे सोलर तो लगा है लेकिन नाइट में वो बैटरी बैकअप कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से पावर ले रहे हैं,
जैसे भी वो कर रहे हैं उसको बैकअप करना। अगर गवर्नमेंट से पावर लेने हैं, रात में गवर्नमेंट की तरफ से बिजली बंद हो गई कंट्री की, तो फिर वो कैसे जनरेटर ऑन कर रहे हैं या कैसे उसको बैकअप कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे भी आपको दिखाया ना, एक पर्सन वहाँ पे खड़ा सिस्टम कर रहा था कि सैलरीज मैनेज करना है। मतलब कहीं कहीं जगह पर तो ये डाटा सेंटर इतने बड़े हैं कि आप एक दिन में पूरा का पूरा डाटा सेंटर पैदल नहीं देख सकते। बाकायदा गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे गोल्फ क्लब के अंदर वो होती है ना बग्गी टाइप गाड़ियाँ, वैसे गाड़ियाँ चलती हैं इनके अंदर, आपको एक जगह से दूसरी जगह चेक करने के लिए। इतने बड़े बड़े डाटा सेंटर। तो अब वो इनको मैनेज क्यों कर रहे हैं? मेन प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी। मेन थिंग इज सिक्योरिटी। फोटोशॉप और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है अभी तक हम लोगों ने जो देखा? फोटोशॉप आपको एक डाउनलोडेबल फाइल दे देता है जिसके अंदर सारा का सारा कोड पड़ा है। जी। नहीं, देखो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना। फोटोशॉप को सर्वर नहीं चाहिए, वो सर्वर चाहिए एडोब को। वो एडोब को क्यों चाहिए वही हम लोग डिस्कस करने लगे। ये सर्वर चाहिए क्यों भाई? मैं मतलब मैंने अपनी कंपनी बनाई, मैं क्यों इतना खर्चा कर, मुझे क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ जाए कि भाई तुम लोगों का सिस्टम यूज हो, मैं अपना सिस्टम क्यों इतना स्ट्रॉन्ग करूँ? क्वेश्चन तो ये है कि एडोब को भी क्यों जरूरत पड़ रही है। इसका आंसर है वन वर्ड आंसर, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो डाउनलोडेबल आपको फाइल मिल गई। जब डाउनलोडेबल फाइल मिल गई तो फोटोशॉप का सारा कोड उस फाइल के अंदर आपके पास मिल गया। अब आप एज अ डेवलपर उसके अंदर चेंजेस करना शुरू कर, आपने चेंजेस कर दिए, क्या फोटोशॉप को कोई नुकसान होगा? क्यों? क्योंकि वो आपके सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टूल उसके अंदर होता है सिलेक्शन टूल, किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे ये रेक्टेंगल को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो ये इसी तरह फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन टूल, वो आपने चेंज किया। आप कहते हैं कि जी मैं इसको और एफिशिएंट बनाना चाहता हूँ, मैंने कर, फोटोशॉप हो सकता है आपका कोड अप्रूव कर दे और उसको लगा भी दे साथ। फिर बात आई कि जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर आपने चेंज कर, बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर आपने चेंज कर दिया कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, मैं उसके अंदर क्या करना, मैं जाके पास तो 10 करोड़ है और ये मेरा 10 करोड़ का चेक है, मुझे कैश दे दो। ये कोड मेरे पास पड़ा है, मैं उनको एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि भाई ये 10 करोड़ का एप्लीकेशन में भी शो कर रहा है मुझे। और ये मैंने आपको प्रीवियस मेरे ट्रांजेक्शन है जिसके 10 करोड़ आया है। दस जब एप्लीकेशन का कोड ही मेरे पास आ गया तो मैं उसमें चेंजेस करके सारा कुछ कर सकता हूँ। और फिर मैं जी ये मेरा 10 करोड़ का चेक का कैश कर, अब मैंने जब 10 करोड़ बैंक में जमा ही नहीं करना, बैंक मुझे कैश करके दे रहा है, इसका मतलब बैंक को नुकसान है। अगर मैं एज एन एक डेवलपर 10 लाख से 10 करोड़ पे जा रहा हूँ तो मैं 1000 करोड़ पे भी जंप मार सकता हूँ, 10,000 करोड़ पे भी जंप मार सकता हूँ। चलो हम लोग कहते हैं कि जी वो बैंक किसी ना किसी फाइलों में भी स्टोर कर रहे हैं, के पास वो एक वो पेपर भी होता है जिसके साथ आप वो कर रहे हो, वहाँ से उसने कर लिया जी, वो सिक्योर कर लिया। अब उसी के अंदर आप फेसबुक के ऊपर कितने लोगों का अकाउंट होगा तकरीबन हर बंदे का? हर बंदे का एक ईमेल और एक पासवर्ड है फेसबुक के अकाउंट के। अगर सारी फेसबुक डाउनलोडेबल हो और फेसबुक का सर्वर ना हो, मतलब डेटा सारा उसी एप्लीकेशन के अंदर साथ ही डाउनलोड हो,
तो मेरा ईमेल पासवर्ड तो डाउनलोड होगा, आपका भी ईमेल पासवर्ड मेरे पास है। जब आपका ईमेल पासवर्ड मेरे पास आ गया, तो मैं क्या आपके ईमेल पासवर्ड से फोटो मतलब फेसबुक की तस्वीरें इधर उधर कर सकता हूँ? इसी तरह आपके बैंक से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं डाटा ऐसे स्टोर करवाना है जो हर किसी की एक्सेस में ना हो। इसीलिए ये जो सर्वर मशीन है ये बनानी। फोटोशॉप को डाउनलोड किया, अब वो शेयर क्यों नहीं बोली, ये भी हमने नोटिस किया। क्यों? क्योंकि एडोब का अपना एक सर्वर जहाँ पर मेरी डिटेल्स जाके सेव हो। अब चूंकि इस सर्वर के अंदर हार्ड डिस्क भी है, अब मेरा डाटा इस सर्वर के अंदर सेव हो। इस वेबसाइट पे आऊंगा, वेबसाइट पे दो इनपुट बनी होंगी, एक ईमेल एक पासवर्ड। मैं आगे ईमेल और पासवर्ड दूंगा, वो ईमेल और पासवर्ड इस मशीन के पास आएगा। वो चेक करेगा कि क्या ये ईमेल वाला बंदा एग्जिस्ट करता है। फिर वो मैच करेगा कि क्या इनका पासवर्ड आपस में मैच होता है। अगर पासवर्ड मैच हो गया, फिर वो आपको ओके का रिस्पॉन्स सेंड कर देगा और आपको नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड। वो डाटा इस वेबसाइट पर आने नहीं देगा। और ये सर्वर मशीन कहाँ पर है ये आपको पता नहीं। ये लॉजिक थी सर्वर में। अभी आपने कहा कि अगर हमें फेसबुक ने अलाउ कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल उनके पास 2 बिलियन यूजर का डाटा है, वो आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लो, तो फिर ईमेल पासवर्ड की हमें फंक्शनैलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको दिखा। ब्रैकेट के ऊपर ये कोड लिखा हुआ है, लॉगिन। अब ये क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ये अभी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी हमें ये देखना है कि ये कोड है लॉगिन। जैसे 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 हम लोग स्टडी करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कोड क्या है। अब ये कोड जिस मशीन के अंदर चलेगा ना, वहां पर उसको एक्सेस मिल जाएगा। अब वो मेरे सिस्टम में चल जाए, वो सर्वर में चले। अब ये कोड करके रहे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉगिन डाटा, लॉगिन डाटा में क्या है, हम लोग ये देख लेते। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। लॉगिन डाटा, यूजर लॉगिन, उसमें एक ईमेल है और एक पासवर्ड। मैंने उसको कहा कि लॉगिन डाटा के अंदर जो ईमेल है उसको मैच करो जितने भी टोटल यूजर्स पड़े हैं ना मेरे, उनके साथ। अगर मैच हो जाती है तो उनमें से पहला यूजर निकाल के ला। बाय डिफॉल्ट हमारी हार्ड डिस्क हमें अलाउ करती है कि भाई मैं एक ही ईमेल के साथ मल्टीपल अकाउंट बना। लेकिन ये हमने कोड करके उसको रोकना होता है। ये हमने उस अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देनी है कि एक जीमेल के साथ मल्टीपल अकाउंट नहीं बना, एक जीमेल के साथ एक अकाउंट। तो ये हमने देनी होती है। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई तुम पहला ले। अब वो पहला ले आएगा। अब पहले लाने के बाद मैं उसको कहूँगा कि भाई पासवर्ड को मैच करो। ये मैच करने का एक तरीका है, फंक्शन है या कोड। अब वो पासवर्ड को मैच करेगा। अब जहाँ पर ये यूजर सारी की सारी यूजर्स की लिस्ट सेव है, वो मेरे सिस्टम में सेव है और मैंने ये वाला कोड अपने सिस्टम में चला दिया, तो डाटा मिल गया, लॉगिन कर देगा। अदरवाइज नहीं तो ये रिस्पॉन्स तो भेज ही रहा है। आप लोगों को ना ये थोड़ा सा एक हल्का सा ताकि भी लॉगिन। अब ये एक ईमेल है, ये ईमेल है, नीचे पासवर्ड दिया है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई टेस्ट रिक्वेस्ट।
ये टेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज होता है। चला क्योंकि अभी हमारा ऐसा है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने अपना टोकन शेयर किया हुआ है और मुझे उसके रिटर्न में ये डेटा है, ईमेल और ये इसका पासवर्ड सेंड किया तो मैच कर रहा है उसके साथ। रिस्पॉन्स भी है। अब ये क्या है, कैसे ही ऐसा ऐसा हम लोग चीज़ें लर्न कर रहे होंगे, अभी हमें ये समझना है कि हमारा सर्वर वही मशीन है। बेसिकली सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर एक कंप्यूटर है जिसके अंदर चंद एक एक्स्ट्रा रिसोर्स हैं ताकि वो ज़्यादा यूजर्स का डाटा हैंडल कर सके, ज़्यादा यूजर का लोड हैंडल कर सके। अच्छा, ये मैंने रिक्वेस्ट सेंड की और उसने मुझे रिस्पॉन्स भेज दिया कि टेस्ट 25 जीमेल है, उसका यूज़र रोल ये है, नेम है, प्रोफाइल पिक्चर स्ट्रिंग है। चूँकि मैं टेस्टिंग कर रहा था, रियल टाइम डाटा नहीं आपको मिलेगा, यही मिलेगा। अच्छा, अब इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग गूगल के ऊपर कोई इनपुट देते हैं तो वो हमें बहुत सारे लिंक देता है, तो वो सर्वर में मौजूद होता है कैसे? तो वो सर्वर पर मौजूद होता है। वो सर्वर डिफरेंट सर्वर हैं, वर्चुअल का सर्वर है, ब्लॉगर्स का सर्वर है, वर्डप्रेस का सर्वर है, डिफरेंट सर्वर। बिल्कुल। तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम के